टीम इंडिया की गलत सिलेक्शन से लेकर टॉस हारते जाना और टॉप ऑर्डर का अच्छा प्रदर्शन, बट शुभमन गिल अपने ही जाल में फंसते रह रहे हैं। इसके अलावा साई सुदर्शन ने अपनी क्या अपॉर्चुनिटी वो मिस कर दी या गिव अप कर दी, जो उनके प्लेटर में आकर गिरी थी और उन्हें फायदा उठाना चाहिए था। इसके अलावा पंत की इंजरी जो टीम इंडिया को डेफिनेटली डरा रही है। डे वन एक्साइटिंग था, बट एडवांटेज किसे मिला? क्योंकि डे वन पर एंड ऑफ द डे स्कोर था 264 फॉर 4, और ये 4 विकेटें 5 हो सकती थी अगर ऋषभ पंत वहां पर दोबारा ना आए तो। बट क्या ये टोटल अच्छा है डे वन पर जो कुछ हुआ? क्योंकि भारत ने 3.18 की इकोनॉमी से रन बनाए हैं, और जहां तक मुझे पिच दिख रही है, इस पिच पे चौथी इनिंग में चेज करना विल बी अ प्रॉब्लम, जो फिलहाल के तौर पर दिख रहा है। और स्पिनर्स कुड बी दी वन जो खास काम कर सकते हैं यहां पर, स्पेशली इन दी फोर्थ इनिंग। तो क्या टीम इंडिया सही राह पर है? लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना बनता है। शुरुआत करेंगे सिलेक्शन से, और टीम इंडिया की सिलेक्शन के ऊपर मैं आपत्ति जताता रहता हूं और ये कहता रहता हूं कि जब तक आप ईमानदारी से सिलेक्शंस नहीं करोगे, तब तक आपके लिए वो चाहे रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो आप चाह रहे हैं, और शायद आपको प्रॉब्लम्स भी आए। आप इन सारी चीज़ों के बावजूद बचकर निकल जाओ, वो आपकी किस्मत। बट सिलेक्शंस कहीं ना कहीं आपकी क्वेश्चन मार्क में रहती हैं, और जिस तरह की आप सिलेक्शंस कर रहे हैं गौतम गंभीर और टीम इंडिया, इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। आप बल्लेबाजी को लंबा करते करते ये भूल जाते हैं कि आपको विकेट्स भी निकालनी है और कंडीशंस को भी रिस्पेक्ट देना है। इस मैच में फॉर एग्जांपल आपने करुण नायर को बाहर निकाल दिया। सबसे पहले तो करुण नायर को क्या अपॉर्चुनिटीज पूरी तरह से मिली हैं? कुछ लोग कहेंगे यस, और मैं कहूंगा शायद नहीं। क्या करुण नायर कंप्लीटली फ्लॉप रहे थे कि उन्हें निकाल देना चाहिए? उनके 30-40 रन अच्छे दिखे थे, और एक बैट्समैन के लिए अच्छा दिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत आसानी से करुण नायर को ये पूरी सीरीज खिला सकते थे, उन्हें पांचवा या छठा नंबर देकर पक्का रख सकते थे, और ये कह सकते थे कि ये सीरीज आप पूरी खेलो। बट आपने क्या किया? आपने पहले उनका नंबर 5 छठे से 3 नंबर पर कर दिया। 3 नंबर पर जब वो कुछ परफॉर्मेंस देने शुरू किए, आपको लगा कि ये उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है जो आपको चाहिए, और आपने, क्योंकि आप अपने बैट्समैन को ज्यादा खिलाने के चक्कर में बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज करते हो, उसका ठीकरा भी आपने करुण नायर के ऊपर निकाल दिया। क्योंकि आपको ऑलराउंडर्स चाहिए थे जो बैट भी कर सकते हैं, बॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर बॉलर्स नहीं खिलाते हो, और कहीं ना कहीं बैटिंग की लंबी करने के चक्कर में आप ये सब कुछ करते हो, विच इज़ नॉट गुड। इसके अलावा हमें ये भी पता लगता है कि अगर तो आप फेवरेट हो इस टीम के या सेलेक्टर्स के या जिनके भी आप फेवरेट हो, एग्जाम्पल के तौर पर सीधा हम के राहुल का नाम ले सकते हैं, तो आप चाहे 50-60 टेस्ट मैच खेल डालो 30-34 की एवरेज के साथ या 35 की एवरेज के साथ, आप पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। आपको बार बार कंसिस्टेंट चांसेस मिलेंगे, जस्ट बिकॉज आप उनकी फरमाइशी लिस्ट में हो। बट अगर आपका नाम करुण नायर है, 300 मारने के बावजूद आप ड्रॉप हो सकते हो थोड़े टेस्ट मैचेस की फेलियर के बाद, और आपकी वापसी टेस्ट मैच में भी आपको कुछ ही चांसेस मिलेंगे, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ब्लंडर कुछ परफॉर्मेंस दी है। आपने डिसेंट परफॉर्मेंसेस देनी शुरू की थी, आप पिच पर कंफर्टेबल भी दिखे थे। स्टिल क्योंकि आप उनकी फेवरेट बुक्स में नहीं हो, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप शायद उन्हें आपको इतने चांसेस नहीं देने हैं। बट जिसे चांस मिला वो है साई सुदर्शन। क्या उन्होंने पूरी तरह से फायदा उठाया? लेट्स टॉक अबाउट इट बाद में, बट उससे पहले बात करते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल के साथ पॉसिबली सब कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, और टॉस तो वो कंप्लीटली आई थिंक चौथे में से चौथा टॉस हारे हैं, और एक स्ट्रीक उनकी पीछे से चलती आ रही है टॉस हारने के भी। बट उससे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे शुभमन गिल की अब बैटिंग से लगने लग गई है। रीजन बीइंग कि आपने जिस दिन से एग्रेशन दिखाना शुरू किया, या कई लोग इसे फेक एग्रेशन भी कह रहे हैं, उनमें से शायद मैं भी एक हूं जो अब तक मान रहा था कि मे बी वो पहले जो इतना पोलाइट और इतना बेचारा बनकर रहते हैं वो शायद फेक कर रहे हो, बट मे बी ये उनका एग्रेशन जेन्युइन हो। बट जो भी है, ये एग्रेशन उन्हें सूट नहीं कर रहा है, और वो एग्रेशन की वजह से, या जब से उन्होंने ये अपना फोका एग्रेशन दिखाने की कोशिश की है, उनकी बैटिंग में, उनके माइंड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनकी कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं वो पेशेंस से स्ट्रगल कर रही है और उसका फायदा इंग्लैंड उठा रहा है। टॉस जीतना हारना चलो फिर भी एक तुक्के की बात होती है, बट बैटिंग में ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक आपकी कंट्रोवर्सी नहीं शुरू हुई थी तब तक यू आर रूलिंग दिस सीरीज और टेस्ट मैचेस में आप अपने करियर की बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंसेज में थे, बट ऑल ऑफ अ सडन आपका डिप इस तरह आना शुरू हो गया, विच इज नॉट गुड। और शुभमन गिल मस्ट रियलाइज दिस। शुभमन गिल के पहले जो टेस्ट मैचेस में बहुत शानदार प्रदर्शन आया उसमें टीम इंडिया को बहुत मैसिव एडवांटेज मिला, और अब जब शुभमन गिल रन नहीं बना रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज प्रेशर ऑन हिज ओन माइंड, तब से टीम इंडिया स्ट्रगल भी कर रही है। तो शुभमन गिल हैव टू रियलाइज दिस थिंग। इसके अलावा टॉप ऑर्डर हैव बीन फैंटास्टिक, और टॉप ऑर्डर की बैटिंग चाहे आप उसमें साई सुदर्शन ले लो, चाहे जायसवाल ले लो, चाहे आप केएल राहुल ले लो, दे हैव बीन सेंसेशनल। 58 मारे जायसवाल ने, 46 केएल राहुल ने। अनलकी रहे बट कहीं ना कहीं अगेन दिस इज द बेस्ट ही हैव एवर परफॉर्म्ड इन एनी ऑफ हिज टूर्स। तो ये भी हमें देखना होगा कि आफ्टर 55-60 टेस्ट मैचेस केएल राहुल ने अपनी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस देनी शुरू की हैं, जिसमें वो कंसिस्टेंट भी रह रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ रीजन कि उनकी टेस्ट मैचेस की एवरेज 35 से कम रही है सो फार, इतने टेस्ट मैचेस खेलने के बावजूद भी। और जैसे सिफारशी लोग वेट ही कर रहे थे कि केएल राहुल कब रन बनाए, आज की तारीख में उनके रन है तो उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े टाइटल्स दिए जा रहे हैं, अच्छी बात है। बट हर बंदे की किस्मत केएल राहुल नहीं होती, बट जब वो परफॉर्म कर रहे हैं हमें उन्हें अप्रिशिएट करना होगा। इस सीरीज में केएल राहुल हैव लुक्ड वेरी सॉलिड। इस सीरीज में केएल राहुल बहुत अच्छे भी दिखे हैं, वो बात और है वो डिजर्व नहीं करते थे इस सीरीज में भी और टेस्ट मैचेस में भी कहीं ना कहीं, बट क्या करें, सिफारिशी है तो एंजॉय करो। बट ही हैव बीन गुड, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं होगी। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, ही प्लेज लाइक ही इज डूइंग एंड कंसिस्टेंटली एज ही डूइंग। और एक फर्क हम यहीं से देख सकते हैं, 23 टेस्ट मैचेस यशस्वी जायसवाल ने खेले हैं, 50 के ऊपर की भाई साहब अपनी एवरेज ले ही बैठे हैं, उनमें से 2 शतक, 5 अर्धशतक, 2000 से ऊपर रन। दिस इज द डिफरेंस कि जो एक्चुअली परफॉर्मेंस दे रहा होता है और जो सिफारशी होता है। वेयर एज केएल राहुल अगेन हम देख लें 62 टेस्ट मैचेस में अब उनकी एवरेज 35 से थोड़ी सी ऊपर जानी शुरू हुई है और 3678 रन उनके बने हुए हैं। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि एक एक टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस पे किस तरह केएल राहुल को अभी तक यहाँ तक लेकर आया गया है। और वहीं पर अगर आप करुण नायर को बात करो, वेल वो इतने लकी शायद नहीं है, दामाद जी जो नहीं है। एनीवेज, इसके अलावा फिर आते हैं साई सुदर्शन। साई सुदर्शन साहब ने क्या गिव इट अवे कर दिया है कहीं ना कहीं, क्योंकि 61 रन साई सुदर्शन ने मारे, हालांकि वॉज ड्रॉप्ड वंस ऑल्सो, बट 61 ऑन द बोर्ड साई सुदर्शन। और ऐसा भी नहीं है आपको बेस्ट बॉल डल गई है, ऐसा नहीं था। इट इज कि आपकी लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हुई, विच पर्सनली मुझे साई सुदर्शन से एक्सपेक्टेड नहीं था। जब मैं साई सुदर्शन को देखता हूं मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर का पेशेंस लेवल इस बंदे के पास होगा, बट जिस तरह का बहन के स्टोक्स ने बॉल डाला शॉर्ट पिच कर कर, और जिस तरह साई सुदर्शन ने लूज शॉट खेल दिया जबकि उन्हें टाइट होना चाहिए था, वो भी 60s में जाकर, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। साई सुदर्शन के पास अपॉर्चुनिटी थी कि कम बैक करें और 100 तक अपनी जर्नी आराम से लेकर जाएं, उससे पहले रिस्क लेने की ना जरूरत थी और ना कुछ बनता था। बट भाई साहब वही ये होता है फर्क, जब आप T20s में भी रेगुलर खेलते हो तो कहीं ना कहीं लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, और वही साई सुदर्शन के साथ हुआ। क्या इससे उनकी बैटिंग में या इनकी सिलेक्शन में कोई असर पड़ेगा? नो। उन्होंने एटलीस्ट ये प्रूव कर दिया है कि वही डिजर्व करते हैं, और इसमें कोई दो राय थी भी नहीं। हमने सीरीज की स्टार्टिंग में और पहले टेस्ट मैच में भी मैंने यही बात की थी, साई सुदर्शन आप पक्का नंबर 3 ये 5 टेस्ट मैचेस खिलाओ, और करुण नायर को आप 5वां 6वां जो भी करना चाहते हो पक्का खिलाओ, पूरी सीरीज के लिए खिलाओ। बट इन बिटवीन अगेन टीम इंडिया की सिलेक्शन टीम इंडिया ही जाने, पर साई सुदर्शन हैव मेड अ पॉइंट कि करुण नायर तो अब यहां से रिटायरमेंट सीधी ले रहे हैं, या इसके बाद शायद करुण नायर का कुछ ज्यादा नहीं बनने वाला। बट ऑल इन ऑल साई सुदर्शन आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिम। मुझे लगता है उन्होंने गिव इट अवे कर दिया है। कहीं ना कहीं उनके पास बहुत बड़ी एक मैसिव अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने अपने हाथों से ऐसे निकाल दी है। हालांकि उन्होंने अपने लिए जो रन बनाए 61 टीम के भी काम आए और कहीं ना कहीं उनके भी काम आए हैं, क्योंकि यही वो 30-40 पे आउट हो जाते तो शायद वही करुण नायर वाली कहानी हो जाती। बट अब क्योंकि 60s में रन है, 61 रन है, तो टीम ने भी उसे नोटिस लिया होगा और उनकी खुद के लिए भी अच्छा उन्होंने डेफिनेटली किया है।
बट यहाँ से उनकी एक्सपेक्टेशंस मेरी नज़र में ज़्यादा थी। इसके बाद ऋषभ पंत हैव बीन द टॉक ऑफ द डे, क्योंकि ऋषभ पंत अच्छा भी चल रहे थे। ऋषभ पंत 37 रन बनाकर खड़े थे और यॉकिश बॉल को वही पैडल सा शॉट मारने के चक्कर में, वो आड़ा टेढ़ा शॉट मारने के चक्कर में अपने पैर पर इतनी जोर से बॉल खा बैठे। हालांकि इनसाइड एज लगा था, वहां पर अच्छा खासा इंजर्ड, खून भी निकला, वो सूज भी गया और बहुत ज़्यादा पेन में थे ऋषभ पंत। अब इस ऋषभ पंत अगर इंजर्ड या रिटायर हर्ड उस वक्त ना होते, यही टोटल 264 का 280 भी हो सकता था, 290 भी हो सकता था, एंड हु नोस 300 भी हो जाता। तब हम ये कहते कि ये दिन बिलोंग्स टू इंडिया, जब 270-80 रन ऑन द बोर्ड, ऋषभ पंत नॉट आउट बैटिंग करते हुए, तो इंडिया का ये डे डेफिनेटली रहता। बट क्योंकि अब ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए हैं, रिटायर हर्ट हो गए हैं, एंड वी डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। आई थिंक बैटिंग तो करने आएंगे, रन कर पाए या ना कर पाए, किसी तरह खड़कर आकर बैटिंग तो वो करेंगे ही करेंगे, इसमें मुझे तो कोई दो राय नहीं है। चाहे पैर टूट भी जाए, वो बैटिंग तो एटलीस्ट आकर करेंगे, सो दैट यू नेवर नो कि खड़े बैट से भी रन बच सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल किसी को भूलना नहीं चाहिए, अफगानिस्तान के साथ उन्होंने जो किया था, खड़े बैट से खड़े पैर चलते हुए भी जिस तरह हुई थी। तो ऋषभ पंत आएंगे जरूर, अब वो आएंगे, लग जाएगा तीर या तुक्का, वो देखने वाली बात होगी। बट यहां पर 264 फॉर 4 विद ऋषभ पंत इंजर्ड, मुझे लगता है ये मैच कंप्लीटली डे 1 पर न्यूट्रल और बैलेंस रहा है। ये डिपेंडेंट होगा कि कल डे 2 पर पहले सेशन में कौन एडवांटेज उठाता है। अगर टीम इंडिया आकर विदाउट विकेट्स या एक विकेट खोकर लगभग कितने 70-80 रन और मार देती है, 350 तक पहुंच जाती है, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया विल बी इन दी ड्राइवर सीट। बट अगर कल, क्योंकि न्यू बॉल आपको मिलेगी और पहली बॉल से आई हैव नो सरप्राइज एट ऑल कि पहली बॉल से न्यू बॉल यूज करने वाला है बेनका स्टोक्स, तो वहां पर अगर नई बॉल के सामने हमारे जडेजा, शार्दुल, वॉशिंगटन सुंदर वो पैनिक कर गए और उनकी विकेट गिर गई, हा, और यही टोटल 300 के आसपास, 310-20 के आसपास हम सिमट गए, जो कि हम केपेबल तो हैं भाई इतने रन में सिमटने के लिए, हमारा लोअर ऑर्डर इतना केपेबल तो है भाई कि इस तरह के डिजास्टर्स वो पुल ऑन कर सकता है, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि पहला दिन न्यूट्रल, डे 2 पर पहला सेशन कौन अपने नाम पर करता है, विल डिटर्मिन इस मैच में किस तरफ करवट जा रही है या किस तरफ मैच जा रहा है। क्योंकि इस पिच पर डे 4 चेज डाउन करना वोंट बी इजी, और पिछले मैच में 200 से कम चेज करना जो भारतीय टीम नहीं कर पाई थी, बताता है कि प्रेशर अलग लेवल का होने वाला है। तो एडवांटेज केवल और केवल डे 2 के फर्स्ट सेशन के बाद ही डिटर्मिन हो सकता है। बट मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि अगर इस पिच पर स्पिनर्स विल बी इफेक्टिव, मैं अभी भी मानता हूं आप कुलदीप यादव जैसे स्पिनर को बाहर नहीं बैठा सकते हैं, आप ऐसे प्लेयर्स नहीं चूज कर सकते हैं कि आप ऑलराउंडर्स खिलाते रहो और बैटिंग को लंबा करते रहो। नो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कुलदीप यादव होनी चाहिए, प्रॉपर जेन्युइन बॉलर होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी की जगह नहीं बनती है, यू कैनॉट हेल्प इट। अगर आप जडेजा एज अ बैट्समैन खिलाना आपकी मजबूरी है, बट बॉलिंग में वो अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे हैं या आपको नहीं लग रहा उतने इफेक्टिव है, उसके अगेंस्ट आप सुंदर क्योंकि बॉलिंग में इफेक्टिव है, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, इस तरह आप सिलेक्शंस नहीं कर सकते हैं। स्टिल आई बिलीव सिलेक्शंस हैव बीन रॉन्ग, बट लेट अस सी डे 2 हमारे लिए क्या लेकर आता है।